नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको समझाते हैं हर खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहते हैं अपनी टीम, जिनसे जानेंगे पल पल की अपडेट, यानी कि होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन टॉप लाइंस पर हमारी नजर रहने वाली है, सीधा उसका रुख करते हैं। सबसे पहले बात होगी अहमदाबाद विमान हादसे की, जिसको बीते अब 24 घंटे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद दौरे से जुड़ी बात होगी, जहां उन्होंने कहा है कि तबाही का मंजर दुखद। इससे जुड़ी जांच पड़ताल भी अब शुरू हो चुकी है। बताएंगे आपको इससे जुड़ी पल पल की अपडेट। इसके साथ जिस अन्य खबर पर हमारी नजर रहने वाली है, वो है विश्वास की कहानी उन्हीं की जबानी। यानी कि अहमदाबाद विमान हादसे में जो एकमात्र व्यक्ति विश्वास कुमार बचा, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। साथ ही साथ डीडी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। सुनवाएंगे आपको उन्हीं की जुबानी। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जिस खबर पर हमारी नजर रहने वाली है, वो है ईरान इजराइल में क्या वॉर छिड़ चुका है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार है? ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का क्या बयान आया है? न्यूज पंच में होगी हर पल की अपडेट। तो ये 3 टॉप लाइंस हैं जिन पर आज हमारी नजर रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद दौरे से जुड़ी खबर के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और अहमदाबाद विमान हादसे को अब 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और घटनास्थल का प्रधानमंत्री ने दौरा तो किया ही किया, साथ ही साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की और सिविल अस्पताल जाके पीड़ितों से मुलाकात भी की। ऐसे में हम 3 घटनाक्रम देख रहे हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद दौरे से जुड़े रहे, जहां प्रधानमंत्री ने जो एकमात्र व्यक्ति इस विमान हादसे में बच पाया, वो है विश्वास कुमार। उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात किया। ये आपको सीधा तस्वीरें दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद दौरे की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 8:30 बजे पहुंचे दुर्घटना स्थल पर, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। साथ ही साथ उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, साथ ही कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद थे। और वहां पर जो वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी कि किस तरीके से ये विमान हादसा कल हुआ है और उसके बाद किस तरीके से आगे मामला बढ़ रहा है। आइए अगली तस्वीर का रुख करेंगे, जहां प्रधानमंत्री घटनास्थल के बाद पहुंचे सिविल अस्पताल। सिविल अस्पताल में जो पीड़ित इस समय एडमिटेड हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री ने करीब से जाके उनसे मुलाकात की, उनकी आप बीती सुनी। साथ ही साथ हादसे में किस तरीके के हालात उस समय रहे और अब उनकी स्वास्थ्य जांच किस तरीके से चल रही है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने विश्वास कुमार से भी मुलाकात की। अब ये विश्वास कुमार कौन है? विश्वास कुमार वो 242 में से एकमात्र ऐसे यात्री हैं जो इस विमान हादसे में बच पाए और जिनका इलाज इस सिविल अस्पताल में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पास गए, उनसे बातचीत की, जाना कि उस समय विमान हादसे में उनके साथ क्या हुआ और कैसे वो इस विमान हादसे का शिकार होते होते बच गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ये समीक्षा बैठक हुई जब वे घटनास्थल पे गए, उसके बाद सिविल अस्पताल गए, जिसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और समीक्षा बैठक में जो अधिकारी वहाँ मौजूद थे कि अब जाँच आगे कैसे बढ़ रही है और कैसे एक एक परत को खंगाला जाएगा और ये जाना जाएगा कि इतना बड़ा विमान हादसा आखिर कैसे हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद पहुँचकर उन्होंने पल पल की स्थिति का जायजा लिया और साथ ही जाना कि किस तरीके से अब इसकी जांच आगे बढ़ रही है। तो आज ये 3 घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए जब वो अहमदाबाद दौरे गए और जहां उन्होंने घटनास्थल पर पहुंच के एक तो स्थिति का जायजा लिया, वहां जाना और उस बिल्डिंग का भी मुआयना किया। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने उनको पल पल की जानकारी दी कि कल कैसे 242 यात्री और क्रू से भरा ये विमान अहमदाबाद से जो लंदन जाना था, एयर इंडिया का ये विमान क्षतिग्रस्त हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 242 यात्री और क्रू मेंबर्स थे, जिसमें 241 यात्री और क्रू मेंबर्स की मौत हो चुकी है। और आगे अब जांच का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे तो रेस्क्यू ऑपरेशन एक तो खत्म हो चुका है, जांच जो है वो शुरू की जा रही है। इसके साथ साथ मृतकों की DNA सैंपलिंग भी की जा रही है ताकि वो मृत
मृतक के जो पार्थिव शरीर हैं उनको उनके परिजनों को सौंपा जाए। ये तो तमाम तरीके से विमान हादसे के बाद जो 24 घंटे हो चुके हैं तो परत दर परत अलग अलग लेवल पर इसकी जांच चल रही है। और जहां दुर्घटनाग्रस्त का जो वो एरिया है, गुजरात के अहमदाबाद के मेघानी नगर का जो एरिया है, वो पूरा सुरक्षा व्यवस्था वहां बढ़ा दी गई है। जांच शुरू हो चुकी है, फॉरेंसिक टीम वहां पहुंच चुकी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट जाकर अधिकारियों और साथ ही साथ वरिष्ठ जन जो हैं और साथ ही साथ वहां जो मंत्री हैं उनके साथ एक समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई हैं कि इतना बड़ा विमान हादसा आखिर कैसे हुआ और इसकी आगे की जांच आगे कैसे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब 1:40 पर जब ये विमान अहमदाबाद से लंदन की तरफ उड़ान भरा तो कुछ ही महज सेकंड्स में ये अपने टेक ऑफ पूरी तरीके से नहीं कर पाया और इसकी स्पीड नीचे होती गई और इसके बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आइए अब आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो मृतक 241 शव जो हैं, 241 यात्री और क्रू मेंबर जिनकी इसमें मौत हो गई है, अब वो इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। इसके लिए डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। 192 डीएनए सैंपलिंग जो है उसकी जांच हो रही है और फिर डीएनए सैंपलिंग के बाद मृतकों के जो परिजन हैं उनको उनके शव जो है वो सौंपे जा रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां मृतकों के परिजन इंतज़ार कर रहे हैं कि डीएनए सैंपल हो और उसके बाद वो अपने मृतक जो उनके परिवार का जो भी सदस्य है उनको लेकर वो अपने राज्य या अपने घर जा सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पल पल का डेटा लिया जा रहा है, डीएनए सैंपलिंग की जा रही है और अब हम आपको बता रहे हैं कि हादसे की जो जांच है वो जारी है और साथ ही साथ तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जांच चल रही है। एक तरफ फॉरेंसिक की टीम है और एक तरफ एनएसजी की टीम है। पल पल की जो जानकारी है वो डीडी न्यूज़ भी आपको पहुंचा रहा है और ये भी बता रहा है कि जांच का सिलसिला अब आगे बढ़ चुका है और ये जांच 2 लेयर पर की जा रही है। एक तो फॉरेंसिक टीम वहां पहुंच चुकी है, जो दुर्घटनाग्रस्त एरिया रहा, ब्लैक बॉक्स क्या मिल पाया या नहीं मिल पाया, उससे जुड़ा भी कई सवाल हैं कि हादसे की, क्योंकि कई थ्योरियां हैं वो सामने आ रही है, लेकिन हादसे की जांच शुरू हो चुकी है और परत दर परत ये खुलेगा कि किस तरीके से ये हादसा हो गया और इतने यात्रियों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। तो एक तरफ फॉरेंसिक टीम और एक तरफ एनएसजी टीम आप देख रहे हैं अपनी तस्वीरों के जरिए जो इस समय जांच कर रहे हैं। बोइंग के सीईओ का भी एक बड़ा बयान आया है। आइए देखते हैं कि बोइंग के सीईओ क्या कह रहे हैं, क्योंकि अगर भारत की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा हादसा बोइंग का पहली बार ऐसा हुआ है। हालांकि पहले अलग अलग देशों में बोइंग के हादसे हुए, लेकिन भारत की बात करें तो भारत का ये सबसे बड़ा विमान हादसा कहा जा रहा है। प्रभावितों के प्रति व्यक्त किए हैं उन्होंने गहरी संवेदना। ये बोइंग के सीईओ हैं जिन्होंने अपना रिएक्शन दिया है इस विमान हादसे के बाद। साथ ही साथ एयर इंडिया चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से पूरा समर्थन है, इसका आश्वासन बोइंग के सीईओ ने दिया है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कैसे आगे ये जांच बढ़ रही है और उन्होंने कहा है कि किसी भी लेवल पे उनकी ज़रूरत हुई तो वो हमेशा आश्वस्त रहें कि वो है वहाँ पर। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जांच एक तो आगे बढ़ रही है, डीएनए सैंपलिंग की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है। ब्लैक बॉक्स एक महत्वपूर्ण टूल है, वो ये बताता है कि कैसे ये हादसा हुआ, क्योंकि एक ब्लैक बॉक्स ही है जो ये बता सकता है कि ये हादसा किन कारणों से हो सकता है। अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है। दुर्घटना में के समय ये बेहद ही महत्वपूर्ण टूल है। उड़ान की सभी जानकारियों और गतिविधियों का रखता है ये ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड। इसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि एफडीआर से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ आप तस्वीर भी देख रहे हैं कि लाल परत बाहर से होती है और काली परत अंदर से होती है। मजबूत धातु टाइटेनियम से बना होता है, इसलिए टाइटेनियम से बना होता है ताकि जब हादसा हो भी जाए तो इसके टूटने की गुंजाइश कुछ ना रह जाए और इसमें जो रिकॉर्ड बुक हुए हैं वो आगे उसकी जानकारियां जो हैं जब शिनाख्त हो तो उसके लिए की जा सके। 1950 के दशक में इसका शुरू हुआ था इस्तेमाल और इसके बाद इसके इस्तेमाल के शुरू होने के बाद एक ब्लैक बॉक्स महत्वपूर्ण टूल हो जाता है ये जानने के लिए
कि विमान हादसे की वजह क्या क्या हो सकती है। बॉक्स को प्लेन के पीछे रखा जाता है। सामान्य ब्लैक बॉक्स का वजन आपको बता दें तो 4.5 किलो का होता है। इसके साथ साथ आपको बताएं ब्लैक बॉक्स के बारे में जो एक महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है वो है ये है कि रिकॉर्डिंग के लिए इसमें एक चिप होती है, यानी बाद में आप उस चिप को निकाल के रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। साथ ही साथ ये बता सकता है ब्लैक बॉक्स की विमान के दुर्घटना के कारण कुछ क्या रहे। ब्लैक बॉक्स में 2 रिकॉर्डर होते हैं। आपको बताते हैं कि ये 2 रिकॉर्डर कौन से हैं। एक है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो वॉइस को रिकॉर्ड करता है, और एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि एफडीआर, जिसके आपको बताया कि वो डेटा लेता है कि क्या कारण हो सकते हैं कि हादसा हुआ या कितने वो सेकंड, क्योंकि कहा जा रहा है वो 7 से 8 सेकंड महत्वपूर्ण थे। तो अब ये 7 से 8 सेकंड का रहस्य ये ब्लैक बॉक्स खोलेगा। इस समय ग्राउंड जीरो पे हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ गए हैं। निशांत राय जुड़ गए हैं, साथ ही साथ नीरज सिंह जुड़ गए हैं। निशांत का रुख करेंगे। सबसे पहले निशांत, अगर जांच की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है। इसके बाद जांच आगे बढ़ रही है। जांच के लिहाज से देखा जाए तो कितनी परतों में जांच हो रही है? बात कर ली जाए, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार इस पूरे वाक़या से गंभीर है, सबसे पहले उदाहरण मिलता है कि गृह मंत्री अमित शाह कल देर शाम ही अहमदाबाद पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। और उसके बाद अगर बात की जाए तो आज सुबह प्रधानमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने पूरा मुआयना किया, जिसके बाद वो सिविल अस्पताल गए। वहां पर उन्होंने जो घायल हैं उनसे मुलाकात की और उनको ढांढस बधाया और साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार उनके साथ हर कदम पर मजबूती के साथ खड़ी है। साथ ही ये भी दोनों ही जगह दिशा निर्देश दिए गए कि जो घायल लोग हैं उनके इलाज को प्राथमिकता दी जाए। इसके बाद अगर जांच की बात की जाए तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना हुए उसके बाद से जांच में काफ़ी तेजी सामने आई। सबसे पहले फॉरेंसिक टीम आई, उसके बाद एनआईए की टीम यहां पर पहुंची और भी कई सारी टीम अपने स्तर पर जांच कर रही हैं। खुद नागरिक विमानन मंत्रालय ने कुछ स्तरीय विशेषज्ञों की समिति बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची है और उसने भी एक डीवीआर उठाया है वहां से। इस तरीके से तमाम परतों पर जांच चल रही है और जांच का जो प्रमुख मानक है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक है। किसी भी विमान को लेकर उस पर जांच की जा रही है। एनआईए की टीम के आने का सीधा मतलब ये होता है कि अगर ये कोई साजिश है तो उसके बारे में भी पता चले। और सबसे अहम बात है कि एकमात्र इस पूरे हादसे का जो गवाह है उसकी बात डीडी न्यूज से हुई है। उसने बताया किस तरीके से जो है उसके ये हादसा घटा और वो किस तरीके से बचकर बाहर निकल कर आया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उसकी भी गवाही बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, उसकी गवाही भी बेहद महत्वपूर्ण है। निशांत, यहाँ आप डीवीआर की बात कर रहे हैं कि डीवीआर मिल चुका है। डीवीआर के मिलने को कितना बड़ा सबूत माना जाए कि वो जांच में अहम किरदार हो सकता है, अहम मदद कर सकता है? और इसके साथ क्या माना जाए, डीवीआर का मिलने का मतलब क्या ब्लैक बॉक्स मिल गया है? देखिए, चूंकि डीवीआर अंदर से जो व्यक्ति आए थे उनके हाथ में था, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक ये नहीं बताया गया है कि डीवीआर किस चीज़ का था। एफएसएल की टीम उसको लेकर आई तो अभी ये कहना स्पष्ट रूप से कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है ये उचित नहीं होगा। लेकिन एक बात तय है कि जांच एजेंसियां लगातार अपना काम कर रही हैं और मीडिया से इस पूरे मामले पर फिलहाल बात करने से बच रही हैं, क्योंकि जब तक कुछ ठोस ना मिल जाए उसके बाद ही वो चीज़ें निकल कर सामने आएंगे और हमसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर मैं क्रैश साइट की बात करूं तो यहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है। मीडिया को भी लगभग 200 मीटर की दूरी पर रखा गया है और जो एजेंसीज हैं वो लगातार आ रही हैं। एनडीआरएफ की बात की जाए, एसडीआरएफ की बात की जाए, मलबा हटाने का भी काम चल रहा है। और जो वहां पर अगर बात की जाए जो क्रैश साइट है, लोगों के पासपोर्ट और तमाम चीजें वहां पर अध जली पड़ी हुई हैं उनको भी देखा जा रहा है और पूरी तरीके से फिलहाल वो कॉर्डन ऑफ है, लेकिन जांच जारी है। चलिए, जांच जारी है। यहाँ नीरज भी हमारे साथ है। नीरज, आपकी विश्वास कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। विश्वास कुमार वो व्यक्ति, वो यात्री जो 242 में से जो 241 जो जान गंवा ली, एकमात्र ऐसे यात्री जो बच पाए। आपने उनसे बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे आज मुलाकात की। क्या थी उनकी जुबानी? देखिए, उनका ये कहना था कि जिस समय प्लेन टेक ऑफ किया और उसके कुछ ही सेकंडों के बाद प्लेन पहले तो प्रॉपर तरीके से उड़ान भरी उसने,
लेकिन जैसे ही प्लेन ने रनवे छोड़ा और जो एयरपोर्ट का जो एरिया है उससे जैसे ही बाहर निकला, तो जो प्लेन है वो प्रॉपर तरीके से ऊपर जाने की बजाय धीरे धीरे नीचे आने लगा। नीचे आया, एक धमाका होता है। धमाके के बाद जो पूरा का पूरा जो प्लेन है वो जो कैंसर हॉस्पिटल है उसका जो हॉस्टल वाला एरिया है वहाँ पर वो प्लेन टकराता है दूसरी मंजिल पर, और उसके बाद उस प्लेन में धमाका होता है और पूरा का पूरा जो प्लेन है वो आग की चपेटों में घिर जाता है। जिस समय वो प्लेन टकराया था तो उसी समय 11A सीट पर विश्वास कुमार बैठे हुए थे। उनकी सीट के बगल का हिस्सा पूरा का पूरा फट गया। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो जो चोट एक तरीके से लगी उस बिल्डिंग में, उस प्लेन की, उससे वो पूरा हिस्सा खुल गया और उनकी जो सीट है वो नीचे निकल कर आ गई। और जब वो वहाँ से भागे तो वो उस समय सीट पर ही बैठे हुए थे, सीट बेल्ट लगाई हुई थी। उसके बाद उन्होंने सीट बेल्ट खोली और वहाँ से निकलकर वो सुरक्षित पैदल चलते हुए बाहर आए और वहाँ पर एम्बुलेंस मिली। एम्बुलेंस के माध्यम से वो सिविल हॉस्पिटल पहुँचे। तो उनका ये कहना था कि जैसे प्लेन ने टेक ऑफ किया तो प्रॉपर तरीके से जो हवा में जाना चाहिए था वो नहीं गया और धीरे धीरे प्लेन नीचे आ गया। जैसा कि हमारे सहयोगी निशांत राय भी बता रहे थे कि जो NIA की टीम है वो पहुंची है घटनास्थल पर और बारीकी से तमाम साक्ष्यों की कह सकते हैं कि छानबीन कर रही है। और छानबीन इसलिए भी कर रही है कि कई सारे जो सवाल हैं वो भी सामने आए। आपने देखा होगा कुछ विजुअल ऐसे हैं जो दिखा रहे हैं कि प्लेन उड़ते हुए और प्लेन गिरते हुए, कुछ लोगों ने उन विजुअल को बनाया। क्योंकि अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो 1:30 बजे के करीब समय था, 1:38 का वो समय था और उस समय बहुत ही भीषण गर्मी पड़ती है। और जिसने वो वीडियो बनाया है वो छत से बनाया हुआ वीडियो है। तो क्या वो कोई किसी तरह की साजिश थी? क्या उस वीडियो को रिकॉर्ड करके किसी को भेजा जाना था? ये तमाम तरह के सवाल हैं, क्योंकि प्लेन ने जिस तरीके से टेक ऑफ किया और जिस तरीके से तमाम सुरक्षा उपायों को पूरा करने के बाद ही टेक ऑफ की उसे अनुमति दी गई और उसके बाद मात्र कुछ सेकंडों के अंदर ही प्लेन पूरी तरीके से क्रैश हो गया। तो आखिर क्या मानवीय भूल थी, तकनीकी भूल थी, क्या प्लेन से कोई चीज़ टकराई थी या प्लेन किसी चीज़ से टकराया था? ये तमाम सवाल हैं जो जाँच एजेंसियाँ हैं जब पूरी तरीके से जांच कर लेंगी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तो पता लग पाएगा कि आखिर क्या कारण था। क्योंकि आप देखें कि जब प्लेन रनवे पर पहुंचा था तो उसे तमाम अनुमतियां दी गई थी। वो उसका जो टायर है वो चेक किया गया था, उसमें फ्यूल कितना है, फ्यूल कैपेसिटी चेक की गई थी, प्लेन का पूरा वेट कितना है वो चेक किया गया था, प्लेन के इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो चेक किए गए थे। इसके अलावा जो प्लेन के जो ब्रेक हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं वो चेक किए गए थे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो चेक करने के बाद ही प्लेन को रनवे पर जाने की, रनवे 23 पर जाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन उसके बाद कुछ ही सेकंडों में आप देखते हैं कि प्लेन उड़ता है और अचानक से जो पास का इलाका है, एयरपोर्ट के पास का इलाका है वैज्ञानिक नगर, वहां पर वो प्लेन गिर जाता है। तो निश्चित तौर पर कई सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। बिल्कुल, कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन शुरू के प्री एनालिसिस लगाना ये भी कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल कई हैं, क्योंकि कुछ महज सेकंड की बात थी जब 241 यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने अपनी इस दर्दनाक विमान हादसे में जान गंवा दी। फिलहाल निशांत और नीरज, तमाम जानकारियों के सहित आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ पंच में। अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है। मिडिल ईस्ट में बीते कुछ दिनों से जिसका डर था, लग रहा है क्या वो घड़ी अब आ चुकी है। आपको बता दें कि क्या ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ चुकी है। आज तड़के इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया। इजराइल ने ईरान पर हमला करने की पुष्टि भी की है। इजरायली वायुसेना ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई ठिकानों पर हमले कर रही है। तेहरान के कई हिस्सों से धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। इजराइल ने इस ऑपरेशन को नेशन ऑफ राइजिंग लायंस का नाम दिया है। IDF का यहां कहना है कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम जमा हो रहा है। और इस बीच अमेरिका ने ईरान पर हुए हमले से अपना पल्ला झाड़ दिया, कहा है हमारे इसमें कोई हाथ नहीं है। अब आपको बता दें कि भारतीयों को भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वहां इजराइल और ईरान में स्थित दूतावास में मौजूद हालात को देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक सावधानी पूर्वक एडवाइजरी जारी की है और सतर्क रहने की सलाह भी दी है। उधर ईरान ने भी इजराइल पर हमले अब शुरू कर दिए हैं। इजरायली सेना की कहना है कि 100 ड्रोन दागे हैं ईरान ने।
अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान जिस तरीके से परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है वो हम होने नहीं देंगे। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या है ये ऑपरेशन राइजिंग लायंस जिसे इजराइल ने ईरान के खिलाफ लॉन्च किया है। अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, बेहद ही बड़ा हमला ये माना जा रहा है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को बनाया गया है निशाना। तो ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं, परमाणु साइट्स हैं, उनको निशाना बनाया गया है। यहाँ इजराइल के प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी ली है और हमले पर बयान भी दिया है, बड़ा बयान दिया है। कह रहे हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला जरूरी था क्योंकि ईरान परमाणु बम बना रहा है और ये हमले की तैयारी कई समय से चल रही थी और ईरान को सतर्क भी करने के लिए कहा गया था। ये कहा गया था कि हम हमले कर सकते हैं, इसके साथ साथ कई दिनों तक चल सकता है अब ये ऑपरेशन। वो कह रहे हैं कि अगर ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई तो ये ऑपरेशन ऑफ राइजिंग लायंस कई समय तक चल सकता है। अब IDF क्या कह रही है, ये इजराइल की डिफेंस फोर्स है, उन्होंने कहा है और बड़ा दावा किया है कि हाँ, हमने ये हमला किया है ईरान पे। ईरान की थी 15 न्यूक्लियर बम बनाने की योजना, ये कह रही है इजराइल, और मिसाइल फैक्ट्रियों और सैन्य कमांडरों को भी बनाया गया है इसमें निशाना। तो बड़ी सैन्य कार्रवाई इजराइल की तरफ से ईरान पर यह करना, और सिर्फ टारगेट पर हमला किया गया है, परमाणु साइट्स पर हमला किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स कह रही है कि जनता को निशाना नहीं बनाया गया है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत नतांज यूरेनियम प्लांट पर स्ट्राइक की गई है। ये बड़ा ईरान का यूरेनियम प्लांट है जिस पर हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। अब आपको बता दें कि तेहरान में धमाकों की आवाज सुनाई दी है, हाई अलर्ट है, और साथ ही साथ हाई अलर्ट के साथ गूंजे हैं सायरन। क्यों? राजधानी तेहरान में तेज धमाकों की गूंज सुनाई दी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का हेडक्वार्टर भी इस समय निशाने पर है। तेहरान समेत कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। दहला है तेहरान इस समय। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का हेडक्वार्टर निशाने पर है, उसको भी निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ एयर डिफेंस एक्टिवेट, नागरिकों में इस समय डर का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि सायरन बज रहे हैं, वहां पे धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ईरान ने की है आपातकाल घोषित। उन्होंने कहा है कि टॉप सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई है, आगे की रणनीति कैसी होगी ईरान तय कर रहा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इमरजेंसी एक तरफ घोषित कर दी गई है, बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है। नतांज शहर में चश्मदीदों ने देखे हैं कई धमाके, यानी कि धमाकों का मंजर चश्मदीदों ने देखा है। इस समय कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं तेहरान एयरपोर्ट से। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ईरान ने किस तरीके से इजराइल पर किया है पलटवार। इजराइल कह रहा है कि ईरान ने दागे हैं 100 से ज्यादा ड्रोन। ये आज महत्वपूर्ण खबर इसलिए है कि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी 100 से ज्यादा ड्रोन इजराइल पे दाग डाले हैं। ईरान कह रहा है कि इजराइल ने खेली है खून की होली और जिसका जवाब ईरान उसको देकर रहेगा। कई मिलिट्री बेस और इजरायली शहर निशाने पर हैं ईरान के। ईरान कह रहा है कि हम छोड़ने नहीं वाले इजराइल को, यानी कि मिडिल ईस्ट में जिस तनाव की बू आ रही थी वो साफ तौर पर नजर आने लगी है। तो क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये जंग अब आगे कैसे बढ़ेगी? आइए वेस्ट एशिया से इस समय हमारे संवाददाता CS जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। चंद्रशेखर, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से अब ये तनाव चरम पर है, क्या लग रहा है इजराइल की आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई कर दी है। अगर दोनों देशों की पावर को देखा जाए तो कौन सा ताकतवर देश नजर आ रहा है? और इजराइल साफ तौर पर कह रहा है कि परमाणु बम बना रहा है ईरान, इसी वजह से हम हमले कर रहे हैं। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इलाके में काफ़ी तनाव इस वक्त बढ़ चुका है। जिस तरह से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है और काफ़ी सटीकता से ये हमले किए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि जो मोसाद के एजेंट थे वो हमला करने से पहले वो ईरान में मौजूद थे और जगह जगह पर जहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम थे वो एयर डिफेंस सिस्टम्स को उन्होंने नाकाम किया और काफ़ी नुकसान इसमें ईरान को हुआ है। जो नतांज फैसिलिटी है वहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 बड़े साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जो ईरान के, वो मारे गए हैं। उसके अलावा ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो कमांडर हैं वो मारे गए हैं। तो काफ़ी बड़ा ये ईरान को नुकसान पहुंचाया गया है
और अगर हम ईरान की बात करें तो जो अयातुल्ला अली खामनेई हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनका ये कहना है कि इजराइल को इसकी सज़ा दी जाएगी, यानी कि ये माना जा सकता है कि ईरान बदला लेगा। और इस वक्त हमारे पास जो खबरें आ रही है, ईरान की ओर से ड्रोन हमले हो रहे हैं इजराइल के ऊपर। जॉर्डन की ओर से बताया गया है कि जॉर्डन ने अपने आसमान में कुछ ड्रोन्स को वहाँ पर इंटरसेप्ट किया है। हालांकि ये नहीं कहा गया है कि ये ड्रोन कहाँ से आए और कहाँ को जा रहे थे, लेकिन ये माना जा रहा है कि ईरान की ओर से भी ये हमले, वहाँ पर जवाबी हमले अब किए जा रहे हैं। और जहाँ तक इजराइल की बात करें तो इजराइल ने कहा है कि राइजिंग लायन जो इनका ऑपरेशन है ये अभी जारी रहेगा। और अमेरिका का बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका कहता है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, अमेरिका बिल्कुल इसमें इजराइल से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो ये माना जा सकता है कि ये स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण वहाँ पर होने वाली है। स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण लग रही है। और इजराइल ईरान के बीच, इजराइल तो कह रहा है कि हम जंग के लिए तैयार है, ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। इधर आपने बात करी मोसाद की भी। इजराइल की मोसाद ने एक निर्णायक भूमिका निभाई है ईरान पर हमला करने के लिए। खुफिया जानकारी थी कि परमाणु बम बना रहे हैं, ऐसे में सटीक तौर पर सिर्फ परमाणु साइट्स पर हमले किए गए। बिल्कुल, काफ़ी सटीकता से ये हमले किए गए हैं। और आपको बता दें कि इजराइल क्योंकि इस समय पूरी तरह से वॉर मोड में है और काफ़ी दिनों से वो तैयारी कर रहा था। इजराइल ने लेबनान पे हमले किए हैं, इजराइल गाज़ा में मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है, उसके अलावा इजराइल ने यमन में हमले किए हैं। इजराइल का ये कहना है कि वो गाज़ा में जो मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है, चाहे हम हमास की बात करें या हूथी की बात करें या हिजबुल्लाह की बात करें, सबको ईरान का समर्थन है। और ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको लेकर के बीच बीच में ये खबरें आ रही थी कि ईरान लगभग परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच में जो परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत हो रही है उसमें कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं ज़रूर बताऊँगा आपको कि इसी रविवार को अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत होनी है। लेकिन इजराइल का ये मानना है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है और कहीं ना कहीं ये इजराइल के लिए नुकसान है। तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम ये देख रहे हैं कि इजराइल ने सीधे तौर पर ईरान पर हमला किया है। पिछले साल जब हमने देखा था कि हमास को लेकर के ऑपरेशन शुरू हुआ था तो दोनों देशों के बीच में तो कहीं ना कहीं कहें इस समय इजराइल वॉर मोड में है और ईरान को क्षति पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। फिलहाल सीएस जोशी तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।